हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, तीसरा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसके बाद में नरस्ट समीकरण तक पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसे भी हमने आपको बताया हुआ था कि किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल हम ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं। हमने बताया था आपको कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, या हमने आपको दूसरा फार्मूला दिया था ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास नया टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में कह सकते हैं कि हमारे पास जो धातुएं होती हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन आपकी धातु नहीं है लेकिन अधातु है, और किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम हो जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका जो मानक अपचयन विभव है वो स्वेच्छा से होता है 0 वोल्ट। ठीक है, तो बाद बाकी सभी हमारे पास यहाँ पर धातुएं हैं, और आप देख रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो तैयार की गई है वो किस प्रकार से हमने तैयार की है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं के मानक अपचयन विभव को हमने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया है। यानी कि अगर हम धातुओं के मानक अपचयन विभव के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें यहाँ पर जो भी श्रेणी प्राप्त हो रही है उस श्रेणी को ही हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती, ऐसे आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर धातुओं को उनकी सक्रियता के चाहे हम घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, अगर हम धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब हमें जो भी श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में आपने व्यवस्थित किया है। आपकी इच्छा है कि हम धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे, हम घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तब भी आपकी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव या घटते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें जो भी श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को ही हम कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जैसे कोई भी अर्धसेल अभिक्रिया है। अर्धसेल अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले बात कर लो कि अर्धसेल क्या है। अर्धसेल, अर्धसेल किसे कहेंगे? तो अर्धसेल की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोड को, जैसे मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका आयरन का बना हुआ है, और इस आयरन के इलेक्ट्रोड को अगर हम इसी के लवण के विलयन में डाल दें जैसे FeSO4, तो हमने अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को, किसी इलेक्ट्रोड धातु को उसी के लवण के विलयन में डाल देते हैं तब यहाँ पर जो भी निकाय आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भी सिस्टम आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसी को हम कहते हैं अर्धसेल। और अर्धसेल में जो भी अभिक्रिया यहाँ पर होगी उस अभिक्रिया को ही हम कहेंगे अर्धसेल अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लिथियम है, लिथियम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं वो कुल मिलाकर अपचयित रूप में दी गई हैं। ठीक है, और इसीलिए इनके जो विभव हैं उन्हें कहा गया है मानक अपचयन विभव। अब इसके बाद बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी हो गई। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आप देखेंगे तो इस क्रम में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार होनी चाहिए। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अधिक से अधिक। जैसे बात करते हैं आपकी जिंक हो गई है, आयरन हो गया है, ठीक है, इसके बाद में कापर है,
और सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ठीक है, और सोडियम भी ले लीजिएगा, मैग्नीशियम भी और एल्युमिनियम भी। ये कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनसे प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। बाद बाकी आपको करना क्या है कि आपको पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी इसी क्रम में तैयार होनी चाहिए। हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए इस श्रेणी में कि कौन सी धातु ऊपर व्यवस्थित है और कौन सी धातु नीचे व्यवस्थित है, ठीक है ना। जब तक आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूर्ण रूप से आपके पास जानकारी नहीं होगी तो इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका सही सही आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ये तैयार करना है। अब बात करते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसके कुछ लक्षण भी हैं, यानी कि यहीं पर हम नोट कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ठीक। लक्षण की अगर बात कर लो या यहाँ पर वो शब्द चेंज कर देते हैं, बोल देते हैं विशेषताएं, है ना। तो विशेषताओं की बात करो। जैसे पहली विशेषता इसमें क्या है, पहली विशेषता की हम बात करते हैं, अब पहले लक्षण की बात करते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, इस क्रम में ऊपर से नीचे की ओर, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर अपचायक क्षमता का मान घटता है ना। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर हम चलते चले जाएंगे तो जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता का मान घट जाएगा, लेकिन आक्सीकारक क्षमता का मान वो बढ़ता है, सही ना। तो पहला लक्षण हमारा यही हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है, जबकि आक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। अब अगर अपचायक और आक्सीकारक की बात की जाए तो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, आक्सीकारक और अपचायक। यहाँ पर आक्सीकारक और अपचायक की एक छोटी सी बात हम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है कि Zn प्लस Cu+2 चार्ज इक्वल टू Zn+2 चार्ज प्लस Cu। यहीं से आपको देखना है कि अपचायक और आक्सीकारक क्या होते हैं, किन्हें कहेंगे अपचायक और आक्सीकारक, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि जो Zn है, अभी Zn की यहाँ पर जो आक्सीकरण संख्या है वो आपकी हो गई है 0 और यहाँ पर हो गई है +2, यहाँ पर भी कापर की है +2 और यहाँ पर जो कापर है वो उसकी 0 हो गई है। अब जहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसके किसी परमाणु में आक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तो वहाँ पर होती है आक्सीकरण की अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाती है वो आपकी कौन सी हो गई है, आक्सीकरण। यानी कि अगर जिंक से जिंक आयन बनेगा तो वहाँ पर आक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। इसके ऊपर +2 चार्ज तभी आएगा जब यहाँ से जिंक द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाएगा। तो यहाँ पर जिंक से जिंक आयन बन रहा है, अभिक्रिया आपकी हो गई है आक्सीकरण की। जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं अपचायक। अपचायक। अब यहाँ पर आक्सीकरण हो किसका रहा है, जिंक का हो रहा है। जिंक का आक्सीकरण हो रहा है काय में, जिंक आयन में, ठीक है ना। तो यानी कि जिस पदार्थ का आक्सीकरण होगा उसे हम कहेंगे अपचायक। और यहाँ पर देखो आक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखो कापर की आक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पर हो गई है 0। तो जब आक्सीकरण संख्या में कमी होती है तब वहाँ पर क्रिया होती है अपचयन की, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम कहते हैं आक्सीकारक। आक्सीकारक, सही ना। तो अगर अपचायक और आक्सीकारक की बात की जाए तो हम कह सकते, अब देखो
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है अगर उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहने लगते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक की बात हो गई है कि अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अपचायक क्षमता का मान घटता है जबकि ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। ये हमारा पहला लक्षण हो गया है। अब बात करते हैं कि दूसरा लक्षण हमारे पास क्या हो जाएगा। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो अपने नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देंगी। जैसे ऊपर की कोई भी धातु है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जिंक है, ठीक है ना, और जिंक के नीचे की धातु लेते हैं आयरन और इसका हम लवण का विलयन उठा रहे हैं यहाँ पर FeSO4। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की धातुएं हैं वे अपने से नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन अगर आगे पूछी जाएगी आपसे तो हो जाता है फिर ZnSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पर क्या किया है कि जो जिंक धातु है वो अधिक सक्रिय धातु है, किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो जिंक ने फेरस सल्फेट में से आयरन को विस्थापित कर दिया है। तो हमने आपसे वही कहा है दूसरे पॉइंट में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर हैं, ऊपर की जो धातु होती है वो अपने से नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर देखिए आप, ये आपका हाइड्रोजन है ना, जिसे हमने कहा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो धातुएं हैं, जैसे यहाँ पर अभी दो धातुएं और हैं नीचे, एक है आपकी Pt और एक है गोल्ड, है ना। तो जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगी और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे की हैं, अब नीचे की धातुएं आप देख लीजिएगा हैं कितनी, 5 हैं केवल, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये 5 धातुएं हैं जो अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेंगी। बाद बाकी जितनी भी धातुएं हैं आपकी वो कुल मिलाकर सभी ऊपर आ रही हैं। तो यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट और है, नंबर 4। देखो हमने चौथा पॉइंट आपको जो दिया है, अगर हम यहाँ पर जाएंगे चौथे पॉइंट को लेकर तो इस पॉइंट में से ही जो आपको पहला दिया है इसमें से आपको 2 पॉइंट करने होंगे। पहला हो जाएगा कि अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है। दूसरा हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। तीसरा हमने आपको बताया ही है कि जो धातुएं ऊपर हैं वे अपने से नीचे की धातुओं को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो हमारा ये हो जाएगा कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगी और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अगर हम अनुप्रयोग की बात करने जाएं
तो सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग है वो हम करते हैं धातु निष्कर्षण में। ठीक है, सबसे पहला जो उपयोग है वो हम काय में करेंगे, धातु निष्कर्षण में। ये पहला अनुप्रयोग हो गया है। धातु निष्कर्षण में। दूसरे उपयोग की अगर हम बात करने जाएं तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया है। तीसरा अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, तीसरे अनुप्रयोग में हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि जो धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात करने में। और चौथा हो जाएगा धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन में। ठीक है, ये हमारे पास 4 अनुप्रयोग हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के। वैसे और भी अनुप्रयोग हैं लेकिन हम हाल फिलहाल में 4 ही की बात कर रहे हैं। पहला है कि धातु निष्कर्षण में, दूसरा है आपका धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, तीसरा है धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, और चौथा है आपका धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन में। ठीक है ना, ये 4 अनुप्रयोग आपको दे दिए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी से अब कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आज के लिए, फिर इस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को यहीं पर छोड़ेंगे, आगे की जो बात है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे पास मान लेते हैं कि 4 धातुएं हैं, A, B, C तथा D, है ना। ये हमारे पास 4 धातुएं हैं और इन 4 धातुओं के जो मानक अपचयन विभव हैं, मानक अपचयन विभव, है ना, मानक अपचयन विभव, या हम इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं। जो मानक अपचयन विभव हैं वो इनके क्रमशः इस प्रकार हैं। क्रमशः मान लेते हैं +0.34 कामा -0.76 कामा -3.06 और कामा +0.79। ये हमारे पास 4 इनके मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि चारों में से प्रबल अपचायक कौन सी धातु है। तो सबसे पहले हम प्रबल अपचायक ज्ञात कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन चारों की हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार करनी होगी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने आपको बताया है कि हम धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब सबसे कम इसमें से कौन सा है मानक अपचयन विभव, -3.06 है ना, -3.06 है, ये सबसे कम है। हालांकि आपको महसूस होता होगा कि सबसे बड़ी संख्या है लेकिन माइनस में है। ठीक है ना, तो ये आपकी सबसे कम हो गई -3.06। अब ये जो मानक अपचयन विभव है ये है किसका, देखिएगा नंबर 3 पर C है, C। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो इससे बड़ी कौन सी है, जो इससे बड़ी जो धातु आएगी जिसका मानक अपचयन विभव है जो इससे बड़ा है वो है -0.76 और ये है किसका, B का। ठीक है, इसी प्रकार से अब इससे अधिक कौन सा है, +0.34, ये किसका है, A। और लास्ट में जो आपका बचा हुआ है ये हो गया आपका D +0.79। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि धातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव में हमने व्यवस्थित कर दिया है। जब हमने यहाँ पर धातुओं को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव में व्यवस्थित किया है तो ये हमारे पास एक विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त हो गई है। और हमें पता है, आपसे हमने प्रश्न क्या पूछा है कि किस धातु, जो ये 4 धातुएं हैं इनमें से सबसे प्रबल अपचायक कौन सी होगी, है ना।
तो आपको हमने एक पहला ही पॉइंट दिया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है। तो यहाँ पर जो प्रबल अपचायक धातु की बात आ जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सी। सही ना? जो सी है वो सबसे प्रबल अपचायक धातु है, या हम कह सकते हैं कि सबसे प्रबल अपचायक धातु हम उसी धातु को मानेंगे जिसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में सबसे अधिक हो। अब जैसे यहाँ पर -3.06 है, ये ऋणात्मक मान है, वो इन चारों से कुल मिलाकर सबसे अधिक ही हम कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं -3.06, तो ऋणात्मक अगर मान हम लेंगे तो वो ऋणात्मक मान अधिक होना चाहिए, ठीक है ना? तो वही आपकी जो धातु है वो सबसे प्रबल अपचायक मानी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नए वीडियो में कल बात करेंगे आप लोगों से।